तो कल के क्लास में हम लोगों ने वहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था कि न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि न्यूरॉन का जो पार्ट है उसके बेसिस पे कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं। फिर हमने देखा था कि न्यूरॉन के नंबर ऑफ पार्ट के बेसिस पे कितने टाइप होते हैं। फिर उसके बाद एक्सॉन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे टाइप देखा था। अभी फ़िलहाल हम लोग इस क्लास में कुछ और भी थोड़े स्ट्रक्चर न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद अगले टॉपिक में इसको हम लोग कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया था, कुछ ऐसा करके। यहाँ पैकेट बनाया था। पैकेट का क्या नाम था बेटा, बोलो। जो पैकेट यहाँ पे बनाया था उस पैकेट का क्या नाम था? साइनेप्टिक वेसिकल। क्या नाम था उसका? साइनेप्टिक वेसिकल। क्या स्टोर था इसमें बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भी स्टोर था इसमें? न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद इसको क्या कहा था हमने? साइनेप्टिक नॉब। जो स्ट्रक्चर था जिसमें वेसिकल प्रेजेंट था, साइनेप्टिक नॉब कहा था। उसके बाद ये हमारा एक्सॉन वाला पोर्शन था। ये एक्सॉन वाला पोर्शन था। एक्सॉन वाले पोर्शन में अगर न्यूरॉन क्या है? माइलिनेटेड है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो न्यूरॉन क्या है? माइलिनेटेड है। और माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? नोड ऑफ रैनवियर। इसको हम क्या कहते थे? नोड ऑफ रैनवियर। सब कुछ बिल्कुल फिगर से याद रहेगा। नोड ऑफ रैनवियर होता था और ये क्या था? माइलिन था, माइलिन शीथ था। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो साइटोन था, साइटोन के अंदर एक न्यूक्लियस हुआ करता था ऐसे। ठीक है। न्यूक्लियस के बाद इसमें और ढेर सारे प्रोजेक्शन थे, जिन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते थे बेटा? डेंड्रॉइड कहते थे। प्रोजेक्शन को क्या कहते थे? डेंड्रॉइड कहते थे। और भी जो सारे प्रोजेक्शन थे उनको हम क्या कहते थे? डेंड्रॉइड। और एक्सॉन और डेंड्राइट वाले हिस्से में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बताया था। क्या बताया था बेटा? निसेल्स ग्रैन्यूल बताया था। निसेल्स ग्रैन्यूल। निसेल्स ग्रैन्यूल थे क्या? किससे बने थे? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है। राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने थे। एक चीज़ और मैंने तुमको बताया था वहाँ पे कि जो ये डेंड्रॉइड हैं, ये डेंड्रॉइड का नंबर ढेर सारा हो सकता है, लेकिन एक्सॉन का नंबर सिर्फ क्या होता है? सिंगल होता है, एक। न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। इसके पीछे रीजन बताया था। क्यों क्या रीजन बताया था बेटा? न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट होता है? बोलो। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इसकी वजह से न्यूरॉन जो सेल है वो डिवाइड नहीं होता। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था। फिर लास्ट में साइनेप्स दिखाने के लिए एक और न्यूरॉन का हेड वाला पोर्शन बनाया था। अभी देखो, इसके बाद रिसेप्टर के बारे में तुम्हें बताया था, फिर स्टिमुलस के बारे में बताया था। ध्यान से समझना। अभी हमको आगे क्या जानना? आगे हमको ये जानना है कि देखो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट है तुम्हारे सामने। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट है तुम्हारे सामने। जब न्यूरॉन कंडक्शन नहीं कर रहा होता, ध्यान से समझना, जब न्यूरॉन कंडक्शन नहीं कर रहा होता, यानी एक चीज़ और समझो, कंडक्शन से पहले रिसेप्टर के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि रिसेप्टर होता है जो स्टिमुलस को सेंस करता है। ठीक है। कोई भी चेंज हमारे सराउंडिंग में है, उस सराउंडिंग में चेंज को क्या करता है? सेंस करता है, फील करता है। और उस सेंस का इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ भेजता है? ब्रेन को। ठीक है। ये तो समझा था हमने। ये जो इन्फॉर्मेशन का कंडक्शन है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में कंडक्ट होती है? इन्फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में कंडक्ट होती है? तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन का कंडक्शन होता है न्यूरॉन के थ्रू, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के। जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स में पढ़ा है ना? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही तो इलेक्ट्रिक करंट था। तो इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो करता है इसके थ्रू। ध्यान से समझना। जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे कमरे के वायर्स में घूम रही है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी न्यूरॉन्स के थ्रू भी घूमती है। लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी के में क्या स्टोर्ड होता है? इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। इन्फॉर्मेशन ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसफर होती है फ्रॉम रिसेप्टर टू वेयर? ब्रेन। एंड फ्रॉम ब्रेन टू वेयर? इफेक्टर। वो उसकी बात अभी हम लोग करेंगे आगे। कितनी बात समझ में आती है?
अब सुनना ध्यान से, क्या होता है, ये न्यूरॉन जो हैं इनके फंक्शन के बेसिस पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अभी तक स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया था, फिर माइलिन के प्रेजेंस के बेसिस पे डिवाइड किया था, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अभी इनके फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। देखो इन्फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, मैंने तुमको एक वहाँ पे सिंपल सा कहानी बताया था कि अगर तुमने क्या किया कि किसी हॉट प्लेट को टच किया तो इसका इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन लेके कहाँ जाएगा, ब्रेन को, ठीक है। फिर ब्रेन से एक इन्फॉर्मेशन आएगा और यहाँ के मसल्स को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि भाई आप इस पर फोर्स क्रिएट करिए और हाथ को क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा यही प्रोसेस होता है। जब किसी स्टिमुलस के कारण कोई चेंज तुम्हारे बॉडी के आसपास आता है, उस स्टिमुलस का इन्फॉर्मेशन, स्टिमुलस क्या है बेटा, सराउंडिंग में चेंज जिसको हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। तो तुम्हारे आसपास जब कोई चेंज होता है जिसको तुम्हें रिस्पॉन्स करना है, उस चेंज का इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुँचता है, ब्रेन को, और फिर ब्रेन बताता है कि उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। जैसे हॉट प्लेट था तो हाथ उठाना था, ठीक है, किसी ने पीछे से आवाज़ दी तो वो ऑडियो सुन के तुम्हारे ब्रेन के पास गया कि भाई तुम्हें किसी ने आवाज़ दी है, फिर तुमको क्या वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है टर्न हो जाओ उसकी तरफ देख लो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन, ये उसका क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो हमेशा क्या होता है, 2 प्रोसेस है, एक इन्फॉर्मेशन गया कहाँ पे, ब्रेन को, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आया कि हमको क्या उसके एवज में क्या रिस्पॉन्स देना है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो 2 तरह के न्यूरॉन होने चाहिए। न्यूरॉन कैसे 2 तरह के होने चाहिए, एक जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं और एक जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। क्यों 2 तरह के न्यूरॉन की जरूरत पड़ी, ये ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमेशा कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट या कंडक्शन ये न्यूरॉन के थ्रू एक ही डायरेक्शन में होता है। हमेशा पहले किसी न्यूरॉन का डेंड्रॉइड रिसीव करेगा, किसको, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, फिर ये डेंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन किसको देगा, साइटोन को, और फिर ये साइटोन इन्फॉर्मेशन किसको देगा, एक्सॉन को। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन एक्सॉन के साइड से आए, फिर साइटोन में आए, फिर डेंड्रॉइड में जाए। हमेशा इन्फॉर्मेशन किधर से ट्रेवल करता है, डेंड्रॉइड, साइटोन, साइटोन टू एक्सॉन। तो ध्यान से समझना कि अगर मैं ये कहता हूं कि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंपल्स मूव करेगा, अगर मैं ये कहता हूं इलेक्ट्रिक इंपल्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम डेंड्राइट टू साइटोन टू एक्सॉन, तो क्या मैं एक इंफॉर्मेशन इधर से लेके गया तो क्या मैं उधर से इंफॉर्मेशन लेके आ सकता हूं? नहीं। जैसे रोड पे चलते हो, नेशनल हाईवे पे चलते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, रूल है कि भाई आप अपने लेफ्ट वाले पोर्शन पे चलोगे, उधर से लेफ्ट वाले पोर्शन पे लोग अपने पोर्शन पे आएंगे, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं होता। मतलब लोगों को अगर इधर से उधर जाना है तो रोड के उस साइड चलेंगे, उधर से इधर आना है तो रोड के इस साइड चलेंगे। तो 2 लेन बना है ना लोगों के आने आने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर इन्फॉर्मेशन ले जाना है तो न्यूरॉन इस न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, और अगर इन्फॉर्मेशन उधर से ले आना है तो यहाँ क्या होगा, सेल बॉडी, साइटोन, ये एक्सॉन, और यहाँ पे क्या होगा, डेंड्रॉइड। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा मतलब क्या है कि हमको इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए अलग सेटअप बनाना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए अलग सेटअप बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो समझो, जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी ब्रेन कह रहा हूँ लेकिन आगे चल के जब नर्वस सिस्टम का डिवीजन हो जाएगा तो तुमको 2 वहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया जाएगा। हमेशा समझना कि जो भी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएं या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं क्या, सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं बेटा, सेंसरी न्यूरॉन। जिसने इन्फॉर्मेशन को सेंस किया, जिसने इन्फॉर्मेशन को सेंस किया, या ऐसा न्यूरॉन जो सेंस किए हुए इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत? उसके बाद जो न्यूरॉन ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके जाता है जहां पे इफेक्ट शो करना है, बात समझ में आ रही है, उस तरह के न्यूरॉन को कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं बेटा, मोटर न्यूरॉन। ध्यान से समझना, नाम के पीछे कहानी क्या है। मोटर क्या करता है, वर्क करता है। मोटर वर्ड का मतलब होता है वर्किंग। मोटर वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्किंग। मोटर जो तुम पढ़ते हो, मोटर जो तुम देखते हो, उस मोटर वर्ड का इनएक्चुअल मतलब होता है वर्क। मोटर का मतलब क्या होता है बेटा, वर्क। तो ऐसा न्यूरॉन जिसने इन्फॉर्मेशन सेंस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके गया, उसको हमने क्या कहा था, सेंसरी न्यूरॉन। और ऐसा न्यूरॉन जो ब्रेन से वर्क या फंक्शन या रिस्पॉन्स करने के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मोटर न्यूरॉन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? सेंसरी न्यूरॉन अलग, मोटर न्यूरॉन अलग। अब सुनना ध्यान से, एक और न्यूरॉन होता है, जैसे समझो
ये मान लो एक वायर हो गया, ठीक है, ये एक वायर हो गया और ये एक वायर हो गया, दो वायर है हमारे पास। हमको क्या करना है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेके जाना है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी लेके जाना है और एक कॉमन सॉकेट से हमको फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेके वापस यहाँ आना है, ऐसे आना है। ध्यान से समझना कहानी, तभी समझ में आएगी। हम यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेके गए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेके गए, एक कॉमन मीटिंग पॉइंट था वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेके गए और फिर वहाँ से एक इम्पल्स जनरेट करा के हमको फिर वापस लेके आना है। ये क्या था बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। क्या था? सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या था? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इधर से इंफॉर्मेशन लेके जाओ, उधर से इंफॉर्मेशन लेके आओ और काम करो, बात समझ में आएगी। लेकिन क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन दोनों न्यूरॉन को एक साथ जुड़ा होना चाहिए अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्ट करना है तो? बोलो भाई, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्ट करना है तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे फिर वैकेंट स्पेस रहेगा तो उसमें ट्रेवल करेगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रेवल करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए ना। तो सिंपल सा मतलब सेंसरी न्यूरॉन इधर से गया, मोटर न्यूरॉन इधर से आया, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ता हुआ एक और न्यूरॉन होता है। इस न्यूरॉन को कहते हैं रिले न्यूरॉन। क्या कहते हैं बेटा? रिले न्यूरॉन। क्या कहते हैं इसको? रिले न्यूरॉन। क्लियर? रिले रेस खेला है, पढ़े हो ना? रिले रेस 4 लोग मिलकर रेस करते हैं, अकेला रेस नहीं होता। क्या होता है? पहला स्टार्ट करता है, कोई अगर डंडा लिया हो तो डंडा ला के दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, वो कंप्लीट करता है। मतलब रेस क्या है? इंटरकनेक्टेड रेस है। रेस क्या है? इंटरकनेक्टेड। रिले वर्ड का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड। तो सिंपल सा मतलब समझना कि ऐसे न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? रिले न्यूरॉन। तो 3 टाइप के न्यूरॉन, जो इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस से ब्रेन को ले गया उसको क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से जहाँ पे इफेक्ट शो करना, रिस्पॉन्स शो करना है या ऑर्गन में जहाँ पे काम करना है वहाँ लेके आया उसको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। और जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिले न्यूरॉन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो इसको लिखो फटाफट, फिर एक चीज़ और तुम्हें समझाता हूँ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? हो गया? चलो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल के बेसिस पे कुछ और बातें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं समझो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, समझो मान लो ये किसी बच्चे का, ये मान लो ये क्या हो गया, उसका हाथ है ऐसे, ठीक है, बात समझ में आती। और ये मान लो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS। क्या बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब बॉडी का सेंटर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या है वो अभी आगे आने वाले टाइम में आएगा। सुनना ध्यान से। मान लो क्या हुआ कि ये इसका हाथ है, हाथ के ऊपर स्किन है, हैंड है, हैंड के ऊपर स्किन है, पूरी बॉडी पे स्किन है। और क्या स्किन भी सेंस ऑर्गन है? स्किन को भी सेंस ऑर्गन मानते हैं। अगर वो सेंस ऑर्गन है तो उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होगा बेटा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा ना। सुनना ध्यान से। मान लो ये उसका रिसेप्टर था। ये क्या था बेटा? रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर था बेटा? थर्मो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? थर्मो रिसेप्टर। याद करो, मैंने बताया था कि हर स्टिमुलस का अपना अपना रिसेप्टर होता है। थर्मो रिसेप्टर किसके लिए होगा? थर्मो का मतलब हीट या फिर टेम्परेचर। दोनों बातें यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो थर्मो का मतलब हीट या फिर टेम्परेचर। ठीक है, हीट और टेम्परेचर को जो रिसीव करेगा उसको हम क्या कहेंगे? थर्मो रिसेप्टर। क्या कहेंगे? थर्मो रिसेप्टर। ध्यान से समझना, यहाँ थर्मो रिसेप्टर था और थर्मो रिसेप्टर पे मैंने क्या बताया था? ये अब देखो, इतना अच्छा फिगर तो यहाँ पे नहीं बना सकते, छोटा सा जगह है, तो हम एक सिंबॉलिक फिगर बनाएंगे। मान लो ये क्या है? साइटोन है एक न्यूरॉन का, ये उसका डेंड्रॉइड इससे जुड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, और ये क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। क्लियर?
फिर से ये क्या हो गया, साइटोन हो गया दूसरे न्यूरॉन का, ये उसका एक्सॉन हो गया, और ये इसके डेंड्राइट इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, एक साइटोन हो गया, उसका ये डेंड्राइट हो गया, ठीक है, जो इससे जुड़ा हुआ है, और ये उसका एक्सॉन हो गया। ये वाला फिगर समझना है यहाँ पे, क्लियर ना। ऐसे फिर क्या हो गया, मान लो एक और साइटोन हो गया यहाँ पे, ये इसका डेंड्राइट हो गया, और ये इसका एक्सॉन हो गया, जो कहाँ पे जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर, अब ध्यान से समझना। मान लो ये थर्मो रिसेप्टर था, हमने यहाँ पे कोई हॉट प्लेट यहाँ पे या हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पे टच कराया टच, तो मैंने क्या बताया था कि रिसेप्टर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। स्टिमुलस को क्या करते हैं बेटा, सेंस करते हैं। तो जैसे ही तुमने वहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट, एक स्टिमुलस उसको दिया, उसने उसको क्या कर लिया, सेंस कर लिया, और सेंस करने के बाद उसने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट हमारे हाथ को टच कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को तुरंत किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। तुरंत इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करके उसने किसको दिया बेटा, डेंड्राइट को। डेंड्राइट ने किसको दिया, साइटोन को। साइटोन ने किसको दिया, एक्सॉन को। एक्सॉन ने किसको दिया, डेंड्राइट। डेंड्राइट ने साइटोन ने, फिर ऐसे करते करते वो कहाँ पहुँच गया, ब्रेन को। कहाँ पे पहुँच गया, ब्रेन को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्लियर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये पहले से इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हर क्वेश्चन का जवाब है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हर क्वेश्चन का जवाब है। उसको ये इंफॉर्मेशन मिला कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी को टच कर रही है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत एक रिस्पॉन्स वहाँ जनरेट करेगा, और रिस्पॉन्स को भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में क्या कर देगा, भेज देगा। कहाँ भेज देगा, अगले ऐसे न्यूरॉन को भेजेगा ना। बोलो, उल्टा कनेक्शन याद है, कौन सा न्यूरॉन है ये, मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है बेटा, मोटर न्यूरॉन। क्लियर, ऐसे मोटर न्यूरॉन आएगा। अब मोटर न्यूरॉन फिर से रिसेप्टर के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि रिसेप्टर का काम क्या था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। रिसेप्टर का काम तो नहीं था कि रिस्पॉन्स करना। तो क्या होगा कि ये मोटर न्यूरॉन जाएगा, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, इफेक्टर के पास। इफेक्टर ऐसे बॉडी के पार्ट होते हैं जो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर। जैसे इस केस में हमारा इफेक्टर क्या है, हमारे बॉडी का मसल्स। इसी केस में हमारा इफेक्टर क्या है, हमारे बॉडी का मसल्स। भाई मसल्स ही तो फोर्स लगाएगा तो हाथ हम वहाँ से उठाएंगे। बोलो, क्लियर है ना। तो ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुँचा, इफेक्टर के पास। और इफेक्टर यहाँ पे क्या है, मसल्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में इफेक्टर क्या होता है, मसल्स होता है। क्लियर ना, कोई दिक्कत। तो ये समझो ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा। क्लियर, ये इंफॉर्मेशन ऐसे आ रहा। अब एक चीज समझना, इंफॉर्मेशन जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे मसल्स भी किससे बना बेटा, सेल से। मसल्स भी तो सेल से बना है ना। बोलो, मसल्स भी सेल्स बना। देखो मसल्स का कुछ स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। मसल्स जो होते हैं फाइबर के तरह होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, फाइबर के तरह। पढ़े होगे 9th क्लास में, कुछ कुछ बताया गया होगा, बताया गया था ना मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर अलग बताया गया था, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर अलग बताया गया था, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर अलग बताया गया था। ये मान लो एक बंडल ऑफ मसल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि न्यूरॉन का जो एक जान वाला पोर्शन है, वो एक जान वाला पोर्शन मान लो ये इंफॉर्मेशन लेके आया, इसने इंफॉर्मेशन किसको दिया, इस मसल्स को दिया। बॉडी का वो पोर्शन या मसल्स का वो पोर्शन जहाँ पे एक न्यूरॉन एक मसल्स से जुड़ता है, जुड़ेगा तभी तो इंफॉर्मेशन देगा। तो जहाँ पे एक न्यूरॉन एक मसल्स के साथ कनेक्ट होता है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहीं पे जो न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन, वो जो इंफॉर्मेशन इफेक्टर, जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो किसको दे देता है, मसल्स को। और मसल्स फिर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। बोलो, एक बार देख लो ध्यान से, फिर नहीं अगर समझ में आया तो फिर से दोबारा से बताऊंगा। फटाफट देखो एक बार, अपने माइंड मैप में क्रिएट करो इसको फटाफट। कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे खत्म हुआ, फटाफट, फिर रोल समझ में आएगा तुमको। नोट्स तुमको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ शॉर्ट नोट बनाओ, जो चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहती हैं। बाकी तुमको कॉपी में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, वो मैं तुम्हें
पूरा दे दूंगा प्रिंटेड या फिर व्हाट्सएप के फॉर्म में, तुम उसको घर पे ले जाके कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करो, क्लास में तुमको सिर्फ एक काम करना है, चीज़ों को समझना है, और जो चीज़ें थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगती हैं उनको शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख लेना। क्लियर ना, कोई दिक्कत? बाकी नोट्स मैं तुम्हें दूंगा, बहुत ज़्यादा लोड लेकर पढ़ाई नहीं करना है। सब कुछ दिख रहा है तुम्हें, कैसे कैसे कोई स्टिमुलस आया था, कैसे उसका इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गया था, कैसे वहाँ से उसने रिस्पॉन्स का इन्फॉर्मेशन भेजा था किसको, इफेक्टर को, और इफेक्टर ने क्या दिया था, रिस्पॉन्स किया था। क्लियर ना। चलो, तो इस फिगर को एक डायग्राम के फॉर्म में कैसे, इस फिगर को एक डायग्राम मैपिंग के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, बताना बेटा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसके पास जाता है, रिसेप्टर के पास। किसके पास जाता है, कौन देता है, स्टिमुलस। कौन देता है, स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस इन इन्फॉर्मेशन किसको दिया था, रिसेप्टर को। रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन किसको देता है, बोलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मान लो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपने ही से पार्ट के, देखो ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक सेंसरी रीजन और एक मोटर रीजन। सेंसरी रीजन में इंफॉर्मेशन आता है और मोटर रीजन से इंफॉर्मेशन जाता है, ठीक है। अब जैसे समझो यहाँ पे, जैसे ये मान लो कि जो जंक्शन है, स्टेशन जो जंक्शन है, वहाँ पे एक तरफ से ट्रेन आता है और एक तरफ से ट्रेन जाता है, और उन दोनों रूट को कौन जोड़ता है, वो जंक्शन जोड़ता है, ठीक है ना। समझो यहाँ पे स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन किसको दिया, सीएनएस को। कौन से वाले सीएनएस को, सेंसरी वाले सीएनएस को। किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। इस सीएनएस ने अपना रिस्पांस किसको दिया, सीएनएस को। कौन से सीएनएस को, मोटर वाले सीएनएस को। तो ये इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है बेटा, रिले न्यूरॉन। कौन कनेक्ट करता है, रिले न्यूरॉन, ठीक है। और फिर रिले न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन मोटर वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया, और फिर यहाँ से ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुँचा, इफेक्टर के पास। किसके पास पहुँचा, इफेक्टर के पास। किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और इफेक्टर ने फिर क्या शो किया, रेस्पॉन्स शो किया। क्या शो किया, रेस्पॉन्स शो किया। ऐसे एक्शन होता है, ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। क्लियर। अब जैसे तुमको स्टार्टिंग में कहानी बताया था कि बेटा वहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टमक में HCl वाली कहानी बताया था, स्टार्ट किया था, तो उसको भी थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो फूड हमारे स्टमक में पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा, स्टमक में, तो उसके स्टमक में चेंज, मतलब स्टमक के सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, मतलब फूड पहुँचा है, तो वो एक स्टिमुलस हो गया उसके लिए। स्टिमुलस ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन किसको दिया, बोलो, न्यूरॉन को। न्यूरॉन ने रिसेप्टर को, रिसेप्टर ने न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन को, ब्रेन ने फिर किसको, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर। इफेक्टर मतलब जो वॉल ऑफ स्टमक है, और फिर इफेक्टर ने क्या किया, HCl रिलीज किया। क्लियर। जैसे ही वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हुआ, फिर से इंफॉर्मेशन एक गया कि आप उसको बंद कर दीजिए, और HCl का सेक्रेशन बंद हो गया। बॉडी के जितने भी एक्शन हैं, सारे के सारे एक्शन इसी रूट को फॉलो करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं न्यूरॉन की हेल्प से। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तुम्हें समझ में आ रहा हो तो बताओ, बोलो। सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फटाफट इसको बना लो, फिर मैं आगे डिस्कशन में लेकर जाऊँ। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है पता चल गया, बोलो। चलो ठीक है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट द टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। 5 नंबर में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कुछ स्पेशल कहीं से नहीं आते। चलो अभी हमको नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना है। ये तो उसके फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन के बारे में स्टडी था। देखो नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। चलो यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाते हैं। नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन सा,
एक होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि बॉडी का जितना भी नर्वस सिस्टम है उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में बांटते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा पार्ट इसका क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है किनारे किनारे। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? किनारे किनारे। जैसे नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ये तो पता है ना, इस बॉडी में पूरे में फैला हुआ है नर्वस सिस्टम है। इस सारे के सारे न्यूरॉन का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है पता है ना? बोलो, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है पता है? क्या होता है बताओ बेटा, सुन अभी बताता हूँ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। देखो, ब्रेन तो तुम्हें पता है, ब्रेन तो तुम्हें पता है ना, ब्रेन क्या है? जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी सी शेप की होती है। किस शेप की होती है बेटा? सी शेप की। तुमको सामने से अगर तुम किसी का बैकबोन जब देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है सी शेप का। नीचे ये क्या होता है? हॉलो स्पेस होता है। नीचे क्या होता है? हॉलो स्पेस। और ये क्या होता है? वहाँ पे बोन्स हैं जो वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। इस हॉलो स्पेस के अंदर न्यूरॉन से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये हमारे ब्रेन के नीचे से लेके और ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कंप्लीटली किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन से। और ये हमारा मान लो क्या है? हेड के अंदर ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ब्रेन के नीचे और वहाँ हमारे ये नेक रीजन से लेके और हमारे यहाँ बैकबोन जहाँ तक जाता है उस रीजन तक, एब्डोमिन रीजन तक एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। क्या काम है स्पाइनल कॉर्ड का, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है ना, तो समझो यहाँ पे नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्यों सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट कौन कौन सा? एक ब्रेन हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड हो गया। क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर हमने दो पार्ट में बांटा। एक को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। चीज़ मुझे बताना, तुमको जब मसल्स पढ़ाया गया होगा वहाँ पे दो चीज़ें बताई गई होंगी, तीन टाइप बताए होंगे, लेकिन उस तीन टाइप में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। कुछ मसल्स बताए वैसे बताए गए होंगे जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जैसे हमारे हाथ का मसल, हमने जब कहा हाथ उठाओ हाथ उठा लिया, जब कहा हाथ नीचे करो नीचे कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। हमने अपने स्टमक के मसल्स को कहा कि भाई थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, हो जाएगा? नहीं होगा। हमने स्टमक के मसल्स को कहा थोड़ा सा फैल जाओ, फैल जाएगा? नहीं फैलेगा। तो जो इंटरनल ऑर्गन के मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम खुद ही करते हैं, ऑटोनॉमस हैं, उनके अंदर मतलब खुद उनको कंट्रोल करना हमारे वश में नहीं है। और कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनको कंट्रोल करना हमारे वश में है, जब हम चाहेंगे तो वर्क करेंगे, जब चाहेंगे तो वर्क नहीं करेंगे। जो ऑटोनॉमस मसल्स हैं, ऐसे मसल वॉलंटरी इनवॉलंटरी पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया है ना? बोलो, वॉलंटरी इनवॉलंटरी पढ़ा बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है 9th क्लास में टिश्यू नहीं पढ़ा है ना? पढ़े भूल गया, ऐसा है क्या? वॉलंटरी इनवॉलंटरी पढ़ा है कुछ? अच्छा नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा के अनुसार। ये शब्द है इंग्लिश का वॉलंटरी, ठीक है, और उसको बायोलॉजी में यूज किया गया है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? इच्छा के अनुसार। तो बॉडी के हर एक ऐसे पार्ट जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करते होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा के अनुसार नहीं, ऐसे ऑर्गन या ऐसी बॉडी के पार्ट जो इच्छा के अनुसार काम नहीं करते उनको क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसकी वर्किंग और उसका जो जिसकी वर्किंग या जिसका सेंस या जिसका रिस्पॉन्स अपने आप चलता रहता है, वो 24 आवर चलता रहता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। जैसे हमने हाथ उठाया तो हमारी इच्छा, हमारे मन में ये इच्छा आया कि हमको हाथ उठाना है, ठीक है, तो वो हाथ उठाने का इन्फॉर्मेशन कहाँ गया? ब्रेन को।
ब्रेन ने कहा कि ठीक है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हाथ उठ जाएगा, ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार था। लेकिन कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में हमेशा होते रहते हैं जो कि ऑटोनॉमिक हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते रहते हैं। सांस लेते हो तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है? नहीं, वो अपने आप कंट्रोल हो रहा है। जो पंपिंग ऑफ ब्लड हो रहा है तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो रहा है? नहीं, वो अपने आप कंट्रोल हो रहा है। लेकिन उसको भी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाले न्यूरॉन्स होंगे ना भाई। बॉडी में ऐसा कोई काम नहीं है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बिना होता हो। हाँ, उसी में आएगा। तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे वर्क चल रहे होंगे जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनका हमेशा हमारा ब्रेन करता रहता है। तो ऐसे न्यूरॉन जो इनवॉलंटरी ऑर्गन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक का मतलब होता है वॉलंटरी। सोमैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? वॉलंटरी। तो बॉडी के ऐसे ऑर्गन को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन जो हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? कोई दिक्कत? कहीं से भी कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है ना? समझो। अब सुनना, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो अपने आप वर्क कर रहे हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा बेटा, दो पार्ट में बांटा है। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक और एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वो सिंपैथेटिक किसी फंक्शन के रेट को बढ़ाता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उस रेट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। जैसे तुम चल रहे हो, ऐसे जा रहे हो और धड़ाक से कोई बक्सा आके तुम्हारे सामने गिर गया, फिर क्या देखते हो? अगले 10, 15, 20 सेकंड के लिए तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ गया बिल्कुल, ठीक है, बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही तुमको कोई शॉक मिलता है, उस शॉक के कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस लेके आती है, ठीक है। जैसे हार्ट बीट बढ़ा दिया, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा दिया, बॉडी में शिवरिंग कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये तुम्हारे क्यों हो रहा है? ताकि तुम शॉक को क्या कर पाओ? टॉलरेट कर पाओ, ठीक है। तो उस पर बढ़ाने का काम किसने किया? सिंपैथेटिक ने। और फिर जैसे जैसे शॉक का कंडीशन नॉर्मल होते जाता है वैसे वैसे जो बढ़ा हुआ चीज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, उसको किसने किया? पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है ना? वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, ऑटोनॉमिकली हुआ था, ऑटोमेटिकली हुआ था। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारे सामने फ्लो चार्ट है जो ये बताता है कि नर्वस सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट है। नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, बोलना कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक ऑटोनॉमिक दूसरा सोमैटिक। सोमैटिक हमारी इच्छा के अनुसार और ऑटोनॉमिक हमारे ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिकली, उसको किसी की ज़रूरत नहीं हो, वो कब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है हमको पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक जो किसी रेट को बढ़ाता है, किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर कोई चेंज बढ़ाता है, और दूसरा उस चेंज को क्या करता है? नॉर्मल करता है, पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है ना? फटाफट फ्लो चार्ट बनाओ, फिर आगे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। कल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। कल कौन सा दिन है? सैटरडे है। मंडे को जब हम लोग मिलेंगे तो मंडे को नर्वस सिस्टम पे बेस्ड एटलीस्ट 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो संडे को पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ के आएंगे, ताकि मंडे को जब 50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में 50 मिनट से कम लगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूरा का पूरा यहीं पे बताऊंगा और यहीं पे सॉल्व भी कराऊंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम देखो कभी भी थियरी पे बेस्ड बहुत ज़्यादा ना रहो, क्योंकि एग्जाम में तुमको क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो थियरी एक बार पढ़ो, उस थियरी पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार करो, तो इससे क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अभी जैसे मैंने एक रॉ मटेरियल तुम्हारे माइंड में डाल दिया, अब हर एक पॉइंट किस क्वेश्चन के साथ स्ट्राइक करेगा ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हारा एग्जाम होगा,
क्वेश्चन लेके आऊँगा, प्रॉपर क्वेश्चन एक एक पेज तुम्हें दे दूंगा, उस पेज के साथ मैं क्वेश्चन खुद यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पढ़ के आओगे तो मेरे से पहले करोगे, क्लियर। मिटा दें इसको। चलो अभी हमको यहाँ पे पढ़ना है ब्रेन। क्या पढ़ना है बेटा? ब्रेन। आज पूरा का पूरा ब्रेन हम लोग खत्म करेंगे और ब्रेन के बाद कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन के बाद ये जो चैप्टर है वो चैप्टर खत्म हो, मतलब चैप्टर का ये जो पोर्शन है नर्वस सिस्टम वाला ये खत्म हो जाता है। फिर हमारा बचता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको मोस्टली करने में एक लेक्चर ही लगेगा। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत ढेर सारी बातें नहीं करते हैं, हाँ थोड़ा सा 2-3 लेक्चर लग जाएगा आपके प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ने में, क्योंकि वहाँ हार्मोन भी पढ़ना है, वहाँ ग्रोथ भी पढ़ना है। चलो फटाफट एक एक बातें ब्रेन के बारे में मैं बोलते रहूँगा, तुम इसमें से शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखते रहना और समझते रहना। देखो ब्रेन जो है, ये ब्रेन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले इसका लोकेशन समझो, ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है। लोकेशन समझो, ब्रेन जो है वो हेड रीजन के टॉप पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? हेड में टॉप पे प्रेजेंट होता है। कौन सा? ब्रेन। ये हेड है, हेड का जो टॉप वाला पोर्शन है उसी में प्रेजेंट है कौन? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है भाई, बहुत इसका प्रोटेक्शन कौन कौन सा करता है, ध्यान से समझना। ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। जैसे मान लो क्या हुआ कि कोई कार चल रही है, ठीक है, कार चल रही है और समझो कि एकाएक क्या करे, स्टीयरिंग काम करना बंद कर दे। क्या कर दे? स्टीयरिंग काम करना बंद कर दे। तो स्टीयरिंग जब तुमने काम, स्टीयरिंग मतलब जो उसका व्हील है वो काम करना बंद कर दिया, तो वो गाड़ी को तुम डायरेक्शन नहीं दे पाओगे कि किधर चलना है किधर नहीं चलना है। फिर वो अपने आप मूव करेगा, और जब भी अपने आप मूव करेगा एक्सीडेंट होना ही होना है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि जब ब्रेन हमारा जो है वो हमारे बॉडी का स्टीयरिंग पार्ट है, वो बॉडी को किस तरह वर्क कराना है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो ये जो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सुना होगा डॉक्टर्स बताते हैं, ये कहते हैं कि हेलमेट पहनो। क्यों हेलमेट पहनो? इसलिए कि अगर कभी एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे हेड रीजन में यानी तुम्हारे ब्रेन में अगर चोट तुम्हें नहीं लगी है तो वो तुम्हें बचा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं किसी के ब्रेन में अगर चोट लग जाती है, ब्रेन हेमरेज का केस होता है और वो डेड कर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि बहुत डेलिकेटेड पार्ट होता है कौन सा? ब्रेन, इसका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन 3 पार्ट में होता है, समझना। एक स्कल होता है, एक क्या होता है बेटा? स्कल, जो बोन से बना हुआ हार्ड स्ट्रक्चर है हमारे हेड का कवर, स्कल, ठीक है ना। तो पहला जो स्कल है ये बोनी केज है। क्या बेटा? बोनी केज है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। पहला ये प्रोटेक्शन लेयर ये हो गया। दूसरा प्रोटेक्शन लेयर होता है मेनिंजेज। दूसरा प्रोटेक्शन लेयर क्या होता है बेटा? मेनिंजेज। मेनिंजेज का मतलब क्या होता है? लेयर्स, मेम्ब्रेन। मेनिंजेज का मतलब क्या है? लेयर, मेम्ब्रेन। ध्यान से समझना, ये मेनिंजेज जो हैं ये 3 लेयर होते हैं। मेनिंजेज में 3 लेयर होता है। पहले को कहते हैं पायामेटर, दूसरे को कहते हैं अरेक्नोइड, दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? अरेक्नोइड, और तीसरा जो होता है वो होता है ड्यूरामेटर। दूसरा क्या होता है? ड्यूरामेटर। स्ट्रक्चर समझना, फिर तुम्हें समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। मान लो क्या हुआ कि ये हमारा, मान लो क्या ब्रेन है, मान लो ये ब्रेन है, ठीक है। इधर देखो, ये ब्रेन वाला पार्ट हो गया। इस ब्रेन के बाहर ये स्कल हो गया। ये क्या हो गया बेटा? स्कल, हड्डियों से बना हुआ जो बोनी केज है उसको हमने क्या कहा? इसको कहा स्कल, ठीक है। इस ब्रेन और स्कल के बीच में 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेज कहते हैं। एक जो इसका मेनिंजेज का एक जो लेयर है वो ब्रेन के बिल्कुल सरफेस पे ऐसे अटैच्ड होता है, एकदम बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। इस लेयर को हम कहते हैं पायामेटर। क्या कहते हैं बेटा? पायामेटर। पी से पाया और पी से पास, जो ब्रेन के पास है उसको हमने क्या कहा? पायामेटर, ठीक है, क्लियर। और एक जो लेयर होता है वो बिल्कुल स्कल से ऐसे अटैच्ड होता है। एक जो लेयर होता है वो किससे अटैच्ड होता है बेटा? लगभग स्कल से ऐसे अटैच्ड होता है, बोनी केज से, ठीक है। इसको हमने क्या कहा? ड्यूरामेटर। क्या कहा बेटा? ड्यूरामेटर। दूर, ड्यूरा में कुछ दूर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो ब्रेन से दूर है मेनिंजेज, उसको क्या हमने कहा? ड्यूरामेटर। जो उसके पास था उसको क्या कहा? पायामेटर, क्लियर। और एक जो मेम्ब्रेन होता है वो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है,
और इसको हमने क्या कहा, अरेक्नोइड। क्या कहा बेटा, अरेक्नोइड। क्लियर। तो पहला स्कल समझ में आया, बोनी केज जिसमें ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरा उसके उस केज के नीचे मेनिंजेस प्रेजेंट हैं, लेयर प्रेजेंट हैं जो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा क्या है, ये सॉलिड हो गया, ये लगभग तुम्हारा सेमी सॉलिड, मेम्ब्रेन थोड़ा सा जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसके बाद एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। फुल फॉर्म क्या है इसका बेटा, इसका फुल फॉर्म है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन दोनों मेम्ब्रेन के, देखो एक अरेक्नोइड और एक ड्यूरामेटर के बीच में जगह है। बोलो यहाँ पे, लिखने पे ना रहो, पहले छोड़ दूंगा बाद में लिखना। अरेक्नोइड और ड्यूरामेटर के बीच में स्पेस तुमको दिख रहा है यहाँ पे, और ड्यूरामेटर और पायामीटर के बीच में स्पेस दिख रहा है। इन दोनों स्पेस में जो वैकेंट स्पेस है, इसमें ये फ्लूइड, एक फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर, कोई दिक्कत। तो जो ब्रेन है, वो ब्रेन 3 चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहता है, 3 पार्ट में प्रोटेक्शन है। पहला हड्डियों का प्रोटेक्शन जिसको स्कल कहा, दूसरा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन जिसको मेनिंजेस कहा, और तीसरा फ्लूइड का प्रोटेक्शन जिसको हमने क्या कहा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आता है। अब रोल समझना, ये तीनों का कलेक्टिव वर्क क्या है बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। तीनों का कलेक्टिव वर्क क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। स्कल भी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के लिए है, मेनिंजेस भी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के लिए है, और फ्लूइड भी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के लिए है। लेकिन इसका कुछ स्पेशल वर्क भी होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। इसका स्पेशल वर्क क्या होता है, एक तो ये प्रोटेक्शन करता है मैकेनिकल इंजरी से। किससे प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल इंजरी से, बहुत चोट लगती है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये जो है ये शॉक बियरर होता है। ये क्या होता है बेटा, शॉक बियरर। जैसे मान लो क्या हुआ कि तुम्हारे ब्रेन में कभी कभी क्या होता है, कोई अचानक से बहुत चीज़, कोई घटना तुम्हारे सामने घटती है और शॉक लग जाता है, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा एक वहाँ पे अनबियरेबल कंडीशन होता है। उस टाइम पे ब्रेन के बीच में भी हलचल होती है, ठीक है, ब्रेन में भी वो शॉक पहुँचती है, और उस शॉक को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, पहला किससे, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल इंजरी से। जैसे मान लो क्या हुआ, ध्यान से समझना, मान लो यहाँ पे मैंने किसी के ब्रेन पे ऐसे घुसा मारा, ठीक है, तो पहला जो उसका इफेक्ट, पहला फोर्स कहाँ दिखेगा, स्कल पे। कुछ फोर्स वहाँ रिड्यूस हो जाएगा और कुछ फोर्स आगे पास होगा। तो उस फोर्स को पहले, उसके बाद कौन फील करेगा, ड्यूरामेटर। थोड़ा सा फोर्स वहाँ रिड्यूस होगा, फिर कौन फील करेगा, जो इन दोनों के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, थोड़ा सा फोर्स वहाँ रिड्यूस होगा। ऐसे करते 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 जब वो फोर्स पहुँचता है ब्रेन के पास, तो बिल्कुल क्या रहता है, नेग्लेजिबल रहता है। क्लियर ना। देखो एक चीज़ समझ लो अभी ध्यान से, कोई भी डेलिकेट ऑर्गन या कोई भी बहुत प्रोटेक्शन नीडेड ऑर्गन हमारे बॉडी में अगर है, तो उस ऑर्गन के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होगा, और उस ऑर्गन और मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होगा। जैसे जब तुम वहाँ पे लंग्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बेटा, लंग्स, तो लंग्स के बाहर भी 2 लेयर प्रेजेंट होता है। एक जो उस लेयर को कहते हैं प्लूरल लेयर। क्या कहते हैं बेटा, प्लूरल लेयर। एक उस लंग्स के ऊपर चिपका रहेगा और एक उसके बाहर रहेगा, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको कहते हैं प्लूरा फ्लूइड। क्या कहते हैं, प्लूरा फ्लूइड। तो हमेशा जितने भी डेलिकेटेड ऑर्गन हैं, उन डेलिकेटेड ऑर्गन के सराउंडिंग में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन, और उन मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन के बीच में फ्लूइड, जो फ्लूइड क्या करता है, मैकेनिकल शॉक को रिड्यूस करता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, पूरी कहानी समझ में आ गई, ब्रेन का प्रोटेक्शन वाला रीजन। नेक्स्ट समझो इसके बाद, तो ये प्रोटेक्शन वाला रीजन हमारा खत्म हो गया। क्लियर, अब सुनना, अपीयरेंस की बात करते हैं। पहले अपीयरेंस की बात करते हैं। जब ब्रेन को तुम देखोगे, अपीयरेंस, ब्रेन के अपीयरेंस को जब देखो, ब्रेन को जब तुम देखोगे, तो ब्रेन जो है ये टॉप से जब देखोगे तो बाहर ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ग्रे कलर का, और अंदर से, इनसाइड से वो व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। जैसे मान लो क्या है कि ये अगर एक बॉल ले लो, तो बॉल का बाहर वाला जो हिस्सा होता है, मान लो बॉल एक ब्रेन है, तो बॉल का जो बाहर वाला हिस्सा है वो किस कलर का होगा, ग्रे कलर का। और जब बॉल को कट करके उसके अंदर देखोगे तो किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का। ये क्यों होता है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों होता है, ध्यान से समझना।
जो ऊपर वाला टॉप वाला रीजन है या जो सरफेस वाला रीजन है, उस सरफेस वाले रीजन में जो सरफेस वाला रीजन है, उस सरफेस वाले रीजन में तुम्हारा वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, साइटोन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, साइटोन प्रेजेंट। और उस साइटोन के प्रेजेंस की वजह से उसका कलर कैसा दिखता है, ग्रे कलर। और उसके जो एक्सॉन होते हैं वो उसके इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, और एक्सॉन के प्रेजेंस की वजह से किस कलर का दिखता है, वाइट कलर का। क्लियर। तो हमेशा ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन अरेंज्ड हैं उस अरेंजमेंट का एक हिस्सा कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस पे। और कौन सा हिस्सा, साइटोन वाला। और उसका जो एक्सॉन वाला हिस्सा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड में, और किस कलर का दिखता है, वाइट कलर का। क्लियर। ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इंपॉर्टेंट है जब कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, ओलंपियाड देने जा रहे हो, टेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ के लिए। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, पूरी बात समझ में आ गई। अब ब्रेन को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं समझना है यहाँ पे। ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जिसको कहते हैं फोर ब्रेन, क्या कहते हैं बेटा, फोर ब्रेन। दूसरा कहते हैं मिड ब्रेन, क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। और तीसरा कहते हैं हाइंड ब्रेन, क्या कहते हैं बेटा, हाइंड ब्रेन। अब ये ब्रेन का जो पार्ट है, ये पार्ट हम अगले क्लास में डिस्कशन में लेंगे। ब्रेन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, उनके लोकेशन के बेसिस पे। और फिर ये हर एक पार्ट का क्या क्या काम है वो हम अगले क्लास में डिस्कशन में लेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, फटाफट इसको लिख लो।